एक महिला के पति की मौत के बाद उसके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ससुराल में जहां उसे पहले बेटी बताया जाता है, फिर वहीं उसे बोझ समझा जाता है। वह नारी अपने दर्द और वेदना को लिए हुए अकेले ही जीने की कोशिश करती है। वह अपना स्वयं भरण पोषण करे, वह अपना स्वयं जाने, यह कहकर उससे पीछा छुड़ा लिया जाता है। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी और रुपए के लिए कैसे हत्या कर दी जाती है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। यह अकेलापन जीवन का विधवा को बहुत सताता है, पर कर्म के आगे कुछ नहीं चलता, सब रचता खेल विधाता है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तब आप किसी के दर्द को, उसकी वेदना को, उसकी मुश्किलों को समझ पाएंगे। 10 अक्टूबर 2023 की तारीख उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को झकझोर के रख देती है। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला और फतेहपुर जिला, इन दोनों जिलों के बॉर्डर पर, यूं कहें तो इनकी सरहद पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोसम। इस कोसम इलाके में तारीख 10 अक्टूबर 2023 को जंगलों के पास एक महिला की लाश छत बिछत अवस्था में मिलती है। सुबह का समय था। लाश मिलती तो जरूर है, लेकिन लाश का सिर गायब था और साथ में लाश के दोनों हाथ भी गायब थे। देखा जाए तो लाश का सिर्फ धड़ और टांगे सिर्फ शरीर में मौजूद थी और लाश के आसपास बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। इस तरह का विभत्स दृश्य वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने जब देखा, वह यह देखकर घबरा गया। बदहवास होकर वह तेजी से वहां से भागता है, जाकर अन्य लोगों को इसकी जानकारी देता है। यह खबर आग की तरह फैल गई। सिर कटी महिला की लाश, यह सब सुनकर स्थानीय दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। सिर कटी लाश मिलने पर घटना स्थल पर लोग इकट्ठा होने लगते हैं। मामला कत्ल का था, इसीलिए स्थानीय लोगों ने सिर कटी लाश मिलने की सूचना फौरन पुलिस को दे दी। पुलिस को जैसे ही यह खबर लगती है मामला कत्ल का था, इसीलिए पुलिस भी भागी भागी मौके वारदात पर पहुंचती है। उसने सबसे पहले मौके वारदात की जगह का मुआयना किया। मौके वारदात का मुआयना करने के बाद पुलिस ने सबसे पहले मामले की FIR दर्ज कर महिला की लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब लाश की पहचान पता करने में जुट गई, क्योंकि यह अंधी हत्या पुलिस के लिए चुनौती थी। अब जब तक मरने वाली महिला की पहचान पता नहीं हो जाती, तब तक तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि आखिर किसके कत्ल की जांच करें, पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल था। पुलिस अब मरने वाली महिला की पहचान पता करने में जुट गई। पुलिस को शुरुआती कोशिश में नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि लाश का सिर गायब था और मौके वारदात पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं पड़ी हुई थी। महिला के साथ ना तो आई कार्ड, ना कोई पर्स और ना ही कोई दूसरी ऐसी चीज़ जिससे पता चल सके कि महिला कौन थी। जिसने महिला की हत्या की थी वह अपराधी इतना शातिर था कि उसने महिला का सिर काटा और साथ में महिला के दोनों हाथ काटकर गायब कर दिए थे। हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, लोग टैटू बनवा रखे होते हैं, अपना या अपने किसी का नाम लिखवा रखे होते हैं। हाथों की निशानदेही से कई बार पुलिस अपराधी तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ तो मरने वाली महिला के दोनों हाथ ही गायब थे। इसीलिए पुलिस के लिए इस कत्ल को और इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। अब जब तक मरने वाली महिला की पहचान पता नहीं हो जाती, तब तक तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती थी, क्योंकि आखिर किसके कत्ल की जाँच करें, पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल था। पुलिस अब मरने वाली महिला की पहचान पता करने में जुट गई। पुलिस को शुरुआती कोशिश में नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि लाश का सिर गायब था और मौके वारदात पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं पड़ी हुई थी। महिला के साथ ना तो आई कार्ड, ना कोई पर्स और ना ही कोई दूसरी ऐसी चीज़ जिससे पता चल सके कि महिला कौन थी। जिसने महिला की हत्या की थी वह अपराधी इतना शातिर था कि उसने महिला का सिर काटा और साथ में महिला के दोनों हाथ काटकर गायब कर दिए थे। हाथों में चूड़ियाँ होती हैं,
लोग टैटू बनवा रखे होते हैं, अपना या अपने किसी का नाम लिखवा रखे होते हैं। हाथों के निशानदेही से कई बार पुलिस अपराधी तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ तो मरने वाली महिला के दोनों हाथ ही गायब थे। इसीलिए पुलिस के लिए इस कत्ल को और इस ब्लाइंड मर्डर को सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, और ख़ासकर फतेहपुर ज़िले की पुलिस के लिए, क्योंकि जिस जगह पर महिला की लाश मिली थी, दरअसल वह जगह फतेहपुर ज़िला और कानपुर ज़िला दोनों के बॉर्डर से लगती है, लेकिन वह इलाका कोसम फतेहपुर ज़िले की हद में आता है। इसीलिए फतेहपुर ज़िले की पुलिस अब इस कत्ल के तफ्तीश में जुट जाती है। लाश की पहचान पता करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस एक बार फिर मौके वारदात का मुआयना बड़ी बारीकी से, बड़ी सजगता से करती है। इसी बीच पुलिस की नज़र लाश के पास मौजूद उस चीज़ पर पड़ी। पुलिस देखती है उस लाश के पास एक खून से सनी हुई एक बोरी भी पड़ी हुई है। पुलिस नज़दीक जाकर देखती है उस बोरी में बहुत सारे खून के धब्बे होते हैं, उसमें बहुत सारा खून लगा होता है, और साथ ही मौके वारदात पर कुछ बैगन गिरे मिलते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि यह बैगन जो हैं ज़रूर इसी बोरी से नीचे गिर गए होंगे या फेंके गए होंगे। कुल मिलाकर पुलिस को एक सिर कटी लाश मिली, खून से सनी हुई एक बोरी मिली और खून लगा हुआ कुछ बैगन मिलते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर के पुलिस को मरने वाली महिला की पहचान पता करनी थी। पुलिस के लिए यह केस अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती था। पुलिस ने जब उन बैगनों को बहुत गौर से देखा और उन बैगनों को नोटिस किया, तो पुलिस को मालूम चलता है कि ऐसे बैगन की खेती आमतौर पर खेतों में या बाड़ियों में नहीं की जाती, क्योंकि यह हाइब्रिड किस्म के बैगन हैं, और ऐसे हाइब्रिड किस्म के बैगन की खेती जो है उस इलाके में वहाँ के गांव के किसान जो हैं वह नहीं करते हैं, बल्कि हाइब्रिड के जिस वैरायटी के बैगन वहाँ बोरी के साथ पड़े हुए मिले थे, ऐसे बैगन की खेती कानपुर ज़िले की एक और लोकेलिटी में होती है, जिसका नाम है महाराजपुर। तो पुलिस को अब तक की पड़ताल में पता चलता है कि इन बैगन का ताल्लुक ज़रूर महाराजपुर से है, क्योंकि वहीं के किसान इस तरह के हाइब्रिड बैगन की खेती करते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि महाराजपुर में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही किसान हाइब्रिड बैगन की खेती करता होगा। उस इलाके में बहुत सारे किसान करते होंगे, क्योंकि कमर्शियल तरीके से इनकी खेती होती है, इनको बेचा जाता है, और यह सब प्रॉफिटेबल मामला है। तो पुलिस ने तय किया कि वह कानपुर पुलिस से बात करेगी। इसके बाद फतेहपुर पुलिस ने कानपुर पुलिस से बात की और फिर महाराजपुर में ऐसे बैगन के किसानों के बारे में भी जानकारी जुटाती है, और साथ ही पुलिस ये भी पता करती है कि कहीं महाराजपुर या उसके आसपास इस एज ग्रुप की, जिस एज ग्रुप की महिला की लाश उन्हें मिली है, सिर तो उन्हें मिला नहीं था, लेकिन धड़ को देखकर पुलिस अंदाज़ा लगा रही थी कि मरने वाली महिला की उम्र यही कोई 35-36 साल के आसपास होगी। तो इस एज ग्रुप की कोई महिला लापता है, गायब है या नहीं है। पुलिस ने जब इस बारे में पता करने की शुरुआत की तो पुलिस को एक कामयाबी मिली। पुलिस को पता चलता है कि महाराजपुर के इलाके में एक गांव है हाथीपुर, और इस हाथीपुर गांव की रहने वाली एक महिला रजनी देवी वह गायब है, और रजनी देवी के कुछ रिश्तेदारों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट जो है वो थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस जब जांच कर रही थी, पुलिस को यह जानकारी मिली, और अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है यह लाश रजनी देवी की ही हो, क्योंकि रजनी देवी की उम्र तकरीबन वही बताई गई थी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट में 35-36 साल दर्ज थी। जिस उम्र की सिर कटी लाश पुलिस ने फतेहपुर में बरामद की थी, लेकिन इस मरने वाली महिला की निशानदेही के बारे में किससे पूछते? तो पुलिस ने रजनी देवी की गुमशुदगी की जिन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनसे बातचीत की, गांव के लोगों से पूछताछ की और उसके बारे में पूरा ब्यौरा पता किया। तो पुलिस को यह पता चला कि रजनी देवी की शादी
आज से कई साल पहले उसी हाथीपुर गांव में हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से रजनी देवी के पति की मौत हो गई, और जब पति की मौत हो गई तो वह अपने ससुराल और ससुराल वालों से अलग रहने लगी और अपना गुजर बसर खुद करती थी। लेकिन इसी बीच रजनी का अपने ससुराल वालों के साथ, खासकर ससुर के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर जो है वह झगड़ा शुरू हो गया। मामला कुछ यूँ था कि रजनी के पति जो हैं 4 भाई थे। एक तो रजनी के पति थे जिनकी मौत हो चुकी थी। इसके अलावा शिवराम, जयराम और सियाराम 3 भाई और थे। तो रजनी का जो ससुर है, रजनी के पति की मौत के बाद उसने अपने पास जो तकरीबन 28 बीघे ज़मीन थी, उस 28 बीघे ज़मीन को रजनी के ससुर ने अपने तीनों बेटों में बांट दिया, बंटवारा कर दिया, उनके नाम कर दिया। लेकिन अपनी बहू जो अब विधवा हो चुकी थी, अकेली रहती थी, उसके लिए उसके ससुर का दिल नहीं पसीजा और उसके ससुर ने एक भी टुकड़ा ज़मीन का अपनी बहू को अपने जायदाद में या अपने ज़मीन में से नहीं दिया। और वजह थी, अपने लड़के की मौत के बाद वह रजनी को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। ससुर को लगता था बेटे की मौत के बाद रजनी से कोई लेना देना नहीं। रजनी के भरण पोषण के लिए वह अपनी जायदाद में से उसे कुछ नहीं देना चाहता था। उसे लगता था रजनी देवी का उसके घर में, उसकी ज़मीन जायदाद में कोई हक नहीं। रजनी देवी उसके घर से, ज़मीन जायदाद से और खुद उससे दूर रहे। रजनी के ऊपर शक भी करता था। आए दिन घर में झगड़े होते थे। रजनी के ससुर के अलावा ऐसे ही उसके जेठ और देवरों का रवैया था। इसीलिए रजनी ने खुद को उस घर से अलग रहने में अपनी भलाई समझी। और इधर रजनी को जब इस बारे में पता चला कि उसके ससुर ने सारी ज़मीन जो है उसके जेठ और देवरों के नाम कर दी है, तो रजनी जो है वह नाराज़ हुई, दुखी हुई और उसने तय किया कि वह अपना हक लेकर रहेगी। इसके बाद उसने कई बार लोकल पुलिस स्टेशन में, हाथीपुर गांव के पास जो पुलिस स्टेशन है, वहां पर उसने कई बार अपने ससुर, जेठ और देवर के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और यह भी बताया कि उसके हिस्से की ज़मीन भी यह लोग हजम कर गए हैं। और साथ ही रजनी ने कोर्ट में भी अपने ससुर और बाकी देवर और जेठ के खिलाफ अपने ऊपर उत्पीड़न और भरण पोषण के लिए मुकदमा दर्ज कराया था। एक तरफ से देखा जाए तो रजनी की अपने ससुराल वालों के साथ ज़मीन जायदाद को लेकर लड़ाई चली आ रही थी, झगड़ा चला आ रहा था। तो ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है यह लाश रजनी की हो और इस झगड़े के पीछे, इस कत्ल के पीछे शायद ज़मीन जायदाद और झगड़ा वजह हो और ससुराल वालों का हाथ हो। तो पुलिस अब अपनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन में यह पूरा मामला, पूरा वाकया जान चुकी थी। पुलिस को अब सस्पेक्ट जो है मिल चुके थे। अब यह तय करना था पुलिस को कि क्या वाकई यही कातिल है या नहीं है। तो पुलिस ने एक एक करके शिवराम, जयराम, सियाराम इनके बारे में और जानकारी जुटाई और इन पर, इनके परिवार वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। यह तीनों भाई जब पुलिस की हिरासत में आए तो पता चला कि घटना को इन तीनों भाइयों में से एक के बेटे अविनाश, जो इन्हीं में से किसी का बेटा होगा, बाकी 2 भाइयों का भतीजा होगा, उसने मिलकर अंजाम दिया था। यानी कुल 4 लोगों ने मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था। शिवराम, जयराम, सियाराम और अविनाश, इन चारों ने मिलकर कत्ल किया था। मामला यह था कि गुरुवार को उन्होंने रजनी को रात के वक्त 12:30 के आसपास अपने कब्जे में लिया। रजनी के घर में घुसकर और फिर सबसे पहले उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। रजनी करती भी क्या, एक अकेली महिला, 4 लोग, और जिस तरह से उस पर हमला किए थे वह अपने आप को इन हमलावरों से नहीं बचा पाई। एक तरफा मुकाबला था। रजनी के पास खुद को बचाने का अवसर भी नहीं था। उसके बाद उसके ही सगे हत्यारों ने सबसे पहले गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर देने के बाद अब सबूत मिटाना एक बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने तय किया कि सबूत मिटाने के लिए वह रजनी की लाश को कहीं दूर ले जाकर फेंकेंगे, बल्कि उसकी लाश को सबूत मिटाने के लिए फुर्द-बुर्द भी कर देंगे, यानी मिटा देंगे। और इसी इरादे से लाश को एक बोरी में भरा और बोरी में भरने के बाद
लेकर गए सुनसान जगह पर और वहां पर सबसे पहले रजनी की लाश का गला काटा और गला काटने के बाद जो कटा हुआ सिर है वह बुधनी इलाके में, कानपुर के पास बुधनी इलाके में एक अंधे कुएं में फेंक दिया और जो हाथ थे उन्हें भी काटकर अलग अलग कर दिया और उन हाथों को कहीं और झाड़ियों में फेंक दिया और जो डेड बॉडी थी यानी धड़ का जो हिस्सा था उसे उन लोगों ने उसी बोरी में भर कर फेंका फतेहपुर के कोसम इलाके में। और इसके बाद यह लोग भी वहां से फरार हो गए, यानी लाश के टुकड़े अलग अलग जगह पर इन्होंने अपने तौर पर बिखेर दिए। और उनको जब इस बात की तसल्ली हो गई कि इन टुकड़ों का तो मिलान हो नहीं पाएगा, कोई इनकी पहचान कर नहीं पाएगा, कोई उन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो फिर वह निश्चिंत होकर घर वापस आ गए। लेकिन जो रजनी के पीहर के लोग थे, उसे जानने वाले लोग थे, उन्होंने इस सिलसिले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो कि रजनी जो है अपने ससुराल वालों के साथ लड़ते हुए कई बार थाने जा चुकी थी, तो थाने की पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी थी। उस महिला के अपने ससुराल वालों के साथ विवाद चला आ रहा है। लेकिन इस मामले की जांच जब शुरू हुई थी तब मामला बिल्कुल ब्लाइंड था। मरने वाली महिला का सिर ही गायब था, पहचान आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उसकी पहचान कैसे पता करे। तो पहचान पता करने का वही जरिया बना वो बोरी और बैगन। असल में हुआ यह कि कत्ल करने के बाद जब लाश ठिकाने लगाने के लिए सारे कातिलों ने रजनी की लाश को एक बोरी में भरा, तो उस वक्त उन्होंने इस बात की अनदेखी कर दी कि उस बोरी में उन्हीं के खेत के कुछ हाइब्रिड बैगन जो हैं वो रखे हुए हैं, यह बोरी के नीचे जो हैं वो पड़े हुए हैं। लाश उन्होंने बोरी में भर दी और बोरी का मुंह बांध दिया और फिर उसके बाद जिस तरह से लाश के टुकड़े किए, इस तरह यह अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला था। और फाइनली बोरी और लाश जो है उन्होंने वही कोसम इलाके में फेंकी और जब उन्होंने लाश फेंकी, ठिकाने लगाया, तो बोरी भी वहीं पर फेंक दी। और जब बोरी वहां पर फेंक दी तो बोरी के अंदर से कुछ बैगन जो हैं वहां बाहर पर बिखर गए और वह हाइब्रिड किस्म के बैगन थे, जिन बैगनों की खेती उस पर्टिकुलर एरिया में ही महाराजपुर इलाके में होती थी। और उसकी वजह से पुलिस जो है उन कातिलों तक जा पहुंची। और इस तरह से देखा जाए तो यह जो हाइब्रिड बैगन थे, इन बैगनों के सहारे पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर के मामले का खुलासा कर दिया। तो अपने आप में बड़ी अजीब, बड़ी चौंकाने वाली बात, क्योंकि दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है, जो बोओगे वही काटोगे। इस कहानी में घर के मालिक मुखिया ने जमीन जायदाद के लिए किस तरह से अपने कुल खानदान को कलंकित एवं नष्ट कर दिया। वो चाहता तो खूनी रंजिश को रोक सकता था, न्याय करने की एक अच्छी मिसाल पेश कर सकता था। आखिर बहू भी तो बेटी ही होती है। दोस्तों ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, सीखने वाले के ऊपर है वो क्या सीखता है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।